दोस्तों जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों हम लोग अपनी लाल किताब की श्रृंखला को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपसे एक भी चीज़ नहीं छुपा रहा हूँ और नोट्स के साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिससे साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते चलें और इस लाल किताब ग्रामर को, जब ग्रामर पोर्शन को आप अच्छे से कवर कर लेंगे, अच्छे से रीड कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो जो आने वाले क्लासेस हैं, आने वाले ग्रहों की जो प्रेडिक्शन है कि कौन सा प्लैनेट किस घर में बैठ के किस तरीके के रिजल्ट दे सकता है, उसको समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि आगे घरों के कॉम्बिनेशन से ही हम फलन निकालते हैं। किसी भी चीज का जो प्रेडिक्शन करेंगे वो सारे ग्रहों के प्रेडिक्शन जो करेंगे वो कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये सारी ग्रामर वहां पर यूज होगी, इसलिए ग्रामर को समझना बहुत ही जरूरी है। तो अभी तक हमने काफी अपनी 5 क्लासेस में हमने ग्रामर के काफी चैप्टर्स को कवर कर लिया है, जिसमें उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह, ग्रहों की दृष्टियां, मित्र ग्रह, इस तरीके के कई चैप्टर्स को हमने कवर किया है। तो आप अगर ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो आपको हमारी पुरानी क्लासेस में जाकर वो वीडियो जरूर देखने चाहिए, जिससे आपको वो भी ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे नाबालिग कुंडली के बारे में। तो नाबालिग कुंडली जो मानी जाती है उसको समझते हैं। नाबालिग कुंडली जब भी जन्म कुंडली के खाना नंबर 1, 4, 7, 10 जो बीच के खाने होते हैं कुंडली के, उसमें खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7 और खाना नंबर 10 में अगर कोई भी प्लैनेट नहीं है या यहाँ पर बुध बैठा हुआ है और शनि, राहु, केतु इनकी प्लेसमेंट है, तो वो कुंडली नाबालिग मानी जाएगी। नाबालिग कुंडली को पढ़ने का तरीका दूसरा होता है। तो ऐसी नाबालिग कुंडली जब भी किसी बच्चे की होती है तो वो सक्की मानी जाती है। सक्की कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से 12 साल तक इस बच्चे के साथ में कुछ भी घटना घटित हो सकती है। उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती है, उसके साथ में कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो इस तरह की कुंडली नाबालिग कुंडली मानी जाती है, जिसके बंद मुट्ठी के खाने 1, 7, 4, 10 में कोई भी ग्रह ना हो, और अगर कोई ग्रह हो तो वो बुध हो या शनि, राहु, केतु की प्लेसमेंट हो, तो ऐसी कुंडली नाबालिग कुंडली मानी जाती है। यही रूल 70 साल के ऊपर भी लागू होता है। जब भी किसी व्यक्ति की एज 70 साल से ऊपर जाती है और उसकी कुंडली के ग्रहों की प्लेसमेंट ऐसी है जिसके 1, 7, 4, 10 में कोई प्लैनेट नहीं है या बुध है या पापी ग्रह बैठे हुए हैं, तो ऐसी कुंडली 70 साल के बाद भी सक्की कुंडली मानी जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को 70 साल के बाद भी उसके साथ में कोई ना कोई मिस हैपनिंग या कोई ना कोई इस तरीके की घटना हो सकती है, जिसकी कुंडली नाबालिग कुंडली होती है। नाबालिग कुंडली को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। इस कुंडली को पढ़ा कैसे जाता है उसको समझते हैं। जब भी किसी बच्चे का हम चार्ट उठाएंगे तो सबसे जो पहला साल होगा वो खाना नंबर 7 के ऊपर डिपेंड होगा और शुक्र के ऊपर डिपेंड होगा। तो कुंडली में खाना नंबर 7 के जो हालात होंगे और कुंडली में शुक्र जिस स्थिति में बैठा होगा, उसका पहला साल उसी तरीके से जाएगा। इसी तरीके से जन्म पत्री का जो दूसरा साल होगा, उस बच्चे का जो दूसरा साल होगा, वो खाना नंबर 4 पर डिपेंड करेगा और चंद्रमा पर निर्भर करेगा। खाना नंबर 4 उसका जिस कंडीशन में होगा या चंद्रमा जिस कंडीशन में बैठा होगा, उस कंडीशन पे उसका दूसरा साल निर्धारित होगा। इसी तरीके से बच्चे का तीसरा साल खाना नंबर 9 पर डिपेंड करेगा और गुरु पर निर्भर करेगा। इसी तरीके से जन्म कुंडली का चौथा साल खाना नंबर 10 पर और शनि पर निर्भर करेगा। 5वां साल
खाना नंबर 11 पर और शनि पर निर्भर होगा। जिस कंडीशन में शनि बैठा होगा, जिस तरीके से उसका खाना नंबर 11 होगा, उसी तरीके के रिजल्ट उसको 5वें साल में आएंगे। बच्चे का 6वां साल खाना नंबर 3 पर निर्भर करेगा और बुध का जिस तरीके से प्लेसमेंट होगा उस तरीके से रिजल्ट आएंगे। जन्म कुंडली का 7वां साल खाना नंबर 2 पर निर्भर करेगा और शुक्र की पोजीशन देखनी होगी कि शुक्र किस कंडीशन में बैठा हुआ है, उसी कंडीशन के रिजल्ट 7वें साल में व्यक्ति को मिलेंगे, बच्चे को मिलेंगे। 8वां साल खाना नंबर 5 और सूर्य पर निर्भर होगा। 9वां साल बच्चे का खाना नंबर 6 और बुध पर निर्भर होगा और 10वां साल बच्चे का खाना नंबर 12 पर और गुरु पर निर्भर करेगा और 11वां साल बच्चे का खाना नंबर 1 पर और मंगल पर निर्भर करेगा। इसी तरीके से उसका जो 12वां साल है वो खाना नंबर 8 पर निर्भर करेगा और मंगल पर निर्भर करेगा। इस चीज को मैंने चार्ट में मेंशन नहीं कर पाया हूं, इसको आप नोट कर सकते हैं कि जन्म कुंडली का जो आखिरी साल है 12वां साल, नाबालिग कुंडली का जो 12वां साल है वो खाना नंबर 8 पर निर्भर करेगा और मंगल के ऊपर डिपेंड होगा कि उसका 12वां साल कैसा जाएगा। तो ये एक तरीके से नाबालिग चार्ट मैंने आपको देखना बताया कि जब भी इस तरीके का चार्ट आपके पास में आएगा तो जैसे ये चार्ट है, इस चार्ट को ध्यान में रखना है कि इस चार्ट के आधार पर उसका प्रेडिक्शन 12 साल तक किया जाएगा और उसी कुंडली का इसी चार्ट के आधार पर 70 साल के बाद में प्रेडिक्शन किया जाएगा। तो ये नाबालिग चार्ट का कॉन्सेप्ट है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इस नाबालिग चार्ट को देखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है और वो तरीका इस चार्ट पर निर्भर करता है कि इस चार्ट को आपको ध्यान रखना है और इसी चार्ट के आधार पे आपको उस कुंडली का प्रेडिक्शन देना है। अब आगे समझते हैं मसनोई या बनावटी ग्रह। ये मसनोई और बनावटी ग्रह का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आने वाले चैप्टर्स में बहुत यूज होगा। इस मसनोई ग्रह का जो यूज है वो हम उपाय में भी करेंगे और प्रेडिक्शन में भी करेंगे कि कौन सा ग्रह किस खाने पर बैठकर किस तरीके के रिजल्ट दे रहा है। तो ये डिपेंड इस मसनोई प्लैनेट पर करेगा। कैसे करेगा उसको समझते हैं। मान लीजिए बृहस्पति जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो फर्स्ट हाउस में बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में बैठा है तो हम ये समझेंगे कि सूर्य और शुक्र वहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि बृहस्पति सूर्य और शुक्र से मिलकर बनता है। तो हम ये मानेंगे कि जिस जन्म कुंडली में जिस खाने में बृहस्पति बैठा हुआ है वहां पर सूर्य और शुक्र की प्रेजेंस है। तो जब भी हम जन्म कुंडली में किसी जन्म कुंडली का हम प्रेडिक्शन करेंगे तो जिस खाने में बृहस्पति के हम रिजल्ट को बताएंगे तो वहां पर हमको सूर्य और शुक्र के कारक तत्वों को भी याद रखना है, उसके रिजल्ट को भी याद रखना है, तब हमको प्रेडिक्शन करनी है। तो मसनोई ग्रह का ये कॉन्सेप्ट होता है। बृहस्पति के मसनोई ग्रह हैं सूर्य और शुक्र, मतलब सूर्य और शुक्र से मिलकर बृहस्पति बनता है। अगर जन्म कुंडली में कहीं पर सूर्य और शुक्र युति बनाकर बैठे हुए हैं तो हमको ये समझना है कि वहां पर उस खाने में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं। अगर जन्म कुंडली में कहीं पर बुध और शुक्र युति बना के बैठे हुए हैं तो हमको ये मानना है कि वहां पर सूर्य देव बैठे हुए हैं। इसी तरीके से चंद्रमा का जो मसनोई प्लैनेट है, जो चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति से मिलकर बनता है, शुक्र राहु और केतु से मिलकर बनता है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा कहीं पर प्लेस है और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा यहाँ पर बैठ के क्या रिजल्ट दे रहा है, तो चंद्रमा के रिजल्ट बहुत हद तक चंद्रमा पर भी निर्भर करेंगे और सूर्य और बृहस्पति की हालत पर भी निर्भर करेंगे। अगर सूर्य और बृहस्पति अच्छी प्लेसमेंट में जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं तो बहुत हद तक चंद्रमा भी हमको अच्छे रिजल्ट देगा। अगर सूर्य और बृहस्पति अच्छी कंडीशन में नहीं बैठे हुए हैं तो चंद्रमा भी हमको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है मसनोई प्लैनेट को समझना। शुक्र राहु और केतु से मिलकर बनता है, तो जन्म कुंडली में जहां पर
राहु केतु अगर अच्छे रिजल्ट हमको नहीं दे रहे होंगे तो वहां पर शुक्र भी हमको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। मंगल नेक जो शुभ मंगल होता है वो सूर्य और बुध से मिलकर बनता है। तो जन्म कुंडली में जहां पर भी सूर्य और बुध की युति होगी तो हमको ऐसा समझना है कि वहां पर मंगल नेक होगा, वहां पर मंगल शुभ होगा, मंगल के हमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मंगल बुध सूर्य और शनि से मिलकर बनता है। जब भी सूर्य और शनि की युति होगी तो वहां पर मंगल खराब हो जाएगा। सूर्य और शनि जिस हाउस में प्लेस होंगे, युति बनाकर बैठे होंगे, हमको वहां पर यह समझना है कि उस युति उस घर में खराब मंगल बैठा हुआ है। इसी तरीके से बुध बृहस्पति और राहु से मिलकर बनता है। शनि शुक्र और बृहस्पति से मिलकर बनता है केतु स्वभाव शनि। और जो राहु स्वभाव शनि होता है वो मंगल और बुध से मिलकर बनता है। मान लीजिए शुक्र और बृहस्पति की युति 10th हाउस में है तो हमको ये समझना है कि यहाँ पर शुभ शनि बैठा हुआ है, केतु स्वभाव शनि बैठा हुआ है जो हमको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। और जहां पर मंगल बुध की युति होगी वहां पर राहु स्वभाव शनि बैठा हुआ है जो हमारे काम को अटकाएगा। तो हमको ये समझना है कि यहाँ पर राहु स्वभाव शनि बैठा हुआ है जहां पर मंगल बुध की युति है। इसी तरीके से मंगल शनि की अगर युति है तो वो राहु उच्च का रिजल्ट देगी। हमको ये समझना है कि यहाँ मान लीजिए 3rd हाउस में मंगल शनि की युति है तो हमको ये समझना है कि वहां पर राहु उच्च का बैठा हुआ है। तो 3rd हाउस में राहु उच्च माना जाता है तो यहाँ पर ये उच्च के रिजल्ट देगा। इसी तरह अगर सूर्य और शनि की युति है तो ये राहु नीच बोला जाता है, ये राहु नीच बनाता है। तो राहु नीच सूर्य और शनि की युति से बनता है। दो युति की इस चार्ट में मैं लिखना भूल गया हूं, उसको आप नोट कर सकते हैं। जब भी चंद्रमा और शुक्र युति में होंगे तो ये नीच केतु का निर्माण करती है। मतलब नीच केतु शुक्र और चंद्रमा से मिलकर बनता है और उच्च केतु शनि और शुक्र से मिलकर बनता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, वो इस चार्ट में मैं लिखना भूल गया हूं। आगे समझते हैं कुर्बानी के बकरे यानी बलि का बकरा। कहने का मतलब जब भी कोई प्लैनेट किसी युति से या किसी दृष्टि संबंध से खराब हो रहा होगा तो वो अपने बैड इफेक्ट किसी दूसरे प्लैनेट पर डाल देता है तो वो कुर्बानी का बकरा माना जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा है, जब कोई ग्रह किसी घर में बैठकर खराब असर दे रहा हो तो वह अपनी बुराई किसी और ग्रह पर डाल देता है। जैसे शनि अगर खराब हो रहा हो तो वो यह अपनी बुराई राहु और केतु को डाल देता है, राहु और केतु को कुर्बान कर देता है। और राहु और केतु मिलकर शुक्र बनते हैं तो शनि जब भी खराब होगा तो शुक्र को खराब कर देगा। हमारी गृहस्थी खराब हो जाएगी, हमारी पत्नी का सुख हमको खराब हो जाएगा या पति का सुख खराब हो जाएगा या पत्नी की सेहत खराब हो जाएगी। तो जब भी शनि खराब होगा तो शुक्र खराब होगा यानी गृहस्थी खराब होगी। अगर बुध खराब होगा तो शुक्र खराब हो जाएगा। बुध खराब होने का मतलब अगर हमारी बुद्धि खराब होगी तो किसी न किसी तरीके से ये हमारी गृहस्थी पर इफेक्ट डालेगी। मंगल अगर खराब होगा तो केतु को कुर्बान कर देगा। केतु मतलब हमारा लड़का, हमारी पॉजिटिव सोच, हमारा ऊंचा झंडा, हमारा समाज में नाम, तो ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी अगर मंगल इफेक्ट हो रहा होगा, मंगल खराब हो रहा होगा। और मंगल जब खराब होगा तो हमको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उतावलापन, किसी काम को जल्दी में निपटाना, इस तरीके से लोगों से लड़ाई झगड़ा करना, हमारे संबंध खराब हो जाना, तो इस तरीके के रिजल्ट आएंगे। जब इस तरीके के रिजल्ट आएंगे तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमारे बच्चे पर जाएगा, हमारे समाज में हमारे नाम खराब होगा, हमारी पॉजिटिव सोच खराब होगी, हमारा समाज में झंडा ऊंचा नहीं होगा। तो इस तरीके के रिजल्ट आएंगे। शुक्र अगर खराब होगा तो ये चंद्रमा को खराब कर देता है। जब भी शुक्र खराब होगा तो हमारे मन की शांति बिगड़ जाएगी, हमारी माँ के ऊपर इफेक्ट आ सकता है और हमारी कैश लिक्विडिटी में फर्क आ सकता है, हमारी प्रॉपर्टी में फर्क आ सकता है। तो इस टाइप के चंद्रमा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, अगर शुक्र खराब होगा तो चंद्रमा को कुर्बान करेगा। अगर गुरु खराब होगा तो ये केतु को कुर्बान कर देगा।
क्योंकि गुरु का चेला माना जाता है केतु। तो गुरु के ऊपर जब भी बैड इफेक्ट आएगा तो ये अपने चेले केतु को कुर्बान कर देगा। सूर्य अगर खराब होगा तो ये भी केतु को कुर्बान कर देगा। तो काफी प्लैनेट जब भी खराब होते हैं तो इसका असर केतु पर जाता है। लगभग प्लैनेट केतु को खराब कर देते हैं। तो सूर्य अगर खराब हो रहा होगा तब भी केतु खराब होगा, मंगल अगर खराब हो रहा होगा तब भी केतु पर इसका असर जाएगा, गुरु खराब हो रहा होगा तब भी केतु कुर्बान कर दिया जाएगा। तो केतु अधिकतर खराब होता है। केतु खराब होने का मतलब हमारी पॉजिटिव सोच मर जाएगी, हमारे बच्चे के ऊपर इफेक्ट आएगा, हमारा समाज में नाम खराब होगा, हमको हमारी जो ऐश पसंदी है, जो हम दुनिया में ऐश करते हैं, उस पर इफेक्ट आएगा, हमारा झंडा बुलंद नहीं होगा। तो ये सब चीजें हमको देखने को मिलेंगी। चंद्र अगर खराब होगा तो सूर्य, गुरु, मंगल तीनों को कुर्बान कर देगा। तो चंद्रमा का कुंडली में सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा अगर पीड़ित हुआ तो सूर्य मतलब हमारी सेहत, गुरु मतलब हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज, हमारा वैभव, हमारा धन संपन्नता, और मंगल हमारा भाई, हमारे रिश्ते नाते, ये सब चीजें खराब हो जाएंगी। तो चंद्रमा का सही होना बहुत जरूरी है। चंद्रमा अगर पीड़ित हुआ तो सूर्य, गुरु, मंगल ये तीनों को खराब कर देगा। राहु केतु अगर खराब हुए तो ये खुद को कुर्बान कर देंगे। राहु और केतु अपना बैड इफेक्ट किसी दूसरे प्लैनेट पर नहीं डालते हैं। जब भी ये प्लैनेट खराब होते हैं तो ये अपना इफेक्ट अपने ही ऊपर ही रखते हैं। अगर राहु खराब होगा तो हमारा दिमाग सही वे में काम नहीं करेगा, हमारा दिमाग हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा, हम उल्टे सीधे चीजों की तरफ भाग भाग के अपना समय बर्बाद करेंगे, हमारी पॉजिटिव सोच सही वे में काम नहीं करेगी। तो इस तरीके से राहु और केतु जब भी किसी भी दृष्टि या किसी भी कारणवश इफेक्ट हो रहे होते हैं तो ये अपना असर खुद अपने ऊपर डालते हैं। राहु खराब होने से ससुराल में भी असर आएगा, हमारे ससुराल से रिश्ते खत्म हो जाएंगे। केतु खराब अगर होगा तो उसका असर हमारे बच्चे पर आएगा, व्यक्ति की संतान पर आता है, पॉजिटिव सोच पर आता है, व्यक्ति की ऐश पर आता है। जो लोग दुनिया में इस तरीके के जो काम करते हैं तो उस पर असर आएगा। तो इस तरीके से जो प्लैनेट हैं वो अपना असर किसी दूसरे, जब भी वो खराब हो रहे होते हैं तो वो अपना असर किसी दूसरे प्लैनेट पर डाल देते हैं। तो ये हमने कुर्बानी के बकरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा। आने वाले क्लासेस में हम सोए हुए ग्रह को कैसे जगाना है, कि सोए अगर कोई घर कुंडली में सो रहा है तो वो अपने रिजल्ट नहीं दे पाता है, तो उसको हमको कैसे जगाना है, सोए हुए प्लैनेट को कैसे जगाना है। तो आने वाली क्लास में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो अभी जो आज हमने ये कुर्बानी के बकरे और मसनोई ग्रह का कॉन्सेप्ट समझाया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठाना है, क्योंकि अगर ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई, कुर्बानी के बकरे और मसनोई ग्रह, और इसके पहले जो हमने दृष्टि संबंध आपको बताया था, योग दृष्टि, वाहमी मदद, है ना, आपसी टक्कर, टकराव, तो ये 3 क्लासेस, जो ये 3 चैप्टर जो मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था और इस क्लास में ये जो 2 कॉन्सेप्ट हैं, ये बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको आगे प्रेडिक्शन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय श्री राम।